आर्क सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले हम आर्क सीजन 1 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ताकि जो नया सीजन पहली बार देख रहे लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो हुआ कुछ ऐसा था कि फ्यूचर में जब धीरे धीरे कर पृथ्वी तबाह होने लगी थी, तब इंसानों के वजूद को बचाने के लिए एक मिशन को तैयार किया गया था। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर आर्क नाम के 15 स्पेसशिप बनाए थे, जिनका काम इंसानों को जीने लायक ग्रहों पर ले जाना था। इंसानियत को बचाने की और जिंदा रखने की ये आखिरी उम्मीद बची थी। आर्क 1 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था, जिसकी मंजिल प्रोक्सिमा बी नाम का एक प्लैनेट था। ये पूरे 6 सालों का एक लंबा सफर था। और फिर जब आर्क 1 6 सालों का लंबा सफर तय करने के बाद प्रोक्सिमा बी ग्रह के पास पहुंचा, तो आर्क 1 के क्रू मेंबर्स की आखिरी बची उम्मीद भी टूट गई थी, क्योंकि प्रोक्सिमा बी प्लैनेट आग के गोले में तब्दील होकर इनकी आंखों के सामने ही डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन कि प्रोक्सिमा बी प्लैनेट के डस्ट ने तो आर्क 1 को भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। अब ना तो ये वापस पृथ्वी पर जा सकते थे और ना ही स्पेस में रहकर सर्वाइव कर सकते थे। बेल सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम प्रोक्सिमा बी नाम के प्लैनेट को तबाह होता हुआ देखते हैं। प्रोक्सिमा बी का पूरा डस्ट आर्क 1 पर आकर टकरा गया था, जिसकी वजह से आर्क 1 काफ़ी डैमेज हो चुका था। उसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए थे। आर्क 1 में लेन, सेरन, जेम्स और एलिसिया नाम के 4 ल्यूटिनेंट मौजूद थे, जो अब आर्क 1 में फंस चुके थे। हालांकि ये दरवाजे को खोलने की कोशिश तो काफ़ी करते हैं, लेकिन हर बार जिन काम रहते हैं। इसी वजह से सेरन बाकी के 3 ल्यूटिनेंट मेंबर को अपने पास बुलाकर उनको जीने की एक उम्मीद देती है। वो कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं थी, मैंने अपने परिवार को कभी देखा भी नहीं था। तुम लोगों के साथ रहकर ही मुझे परिवार की असली अहमियत पता चली है। आप सभी के साथ रहकर मेरी ये परिवार वाली कमी दूर हुई है। इसलिए हमें हर हाल में अपने बाकी के परिवार को जो शिप के अलग अलग सेक्शन में फंसे हैं उन्हें बचाना होगा। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि हम उनको बचा लेंगे, हम उनको बचा कर ही रहेंगे। सेरन की बातें सुनकर बाकी के ल्यूटिनेंट मेंबर को जीने की थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। अब इससे पहले कि ये अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ कर पाते, इनकी शिप में जहां आर्क 15 के कुछ लोग आ जाते हैं, जो आर्क 1 के लॉक हुए दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुके थे। दरअसल सेरन ने एवेलिन की मदद की थी, इसी वजह से बदले में वो भी अब इनकी मदद करना चाहती है। एवेलिन के साथ ही इनको अपने शटल में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि हमें जहां आप चारों को बचाने के लिए ही भेजा गया है, हम सिर्फ तुम चारों को जहां बचाने आए हैं, तुम्हारे साथियों को नहीं। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे अपने लोगों की फिक्र थी। वो कहता है कि हमारे लोग इस शिप के अलग अलग सेक्शन में फंसे हुए हैं, वो अभी भी जिंदा होंगे। अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो मारे जाएंगे। एवेलिन की इंचार्ज कहती है कि मुझे जैसा कहा गया है मैं वैसा ही कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए ही जहाँ भेजा गया है। ये कहकर एवेलिन की इंचार्ज ने लोगों को आर्क 15 में लेकर आ जाती है। और फिर जब आर्क 15 में एवेलिन की मुलाकात सेरन और उसके साथियों से होती है, तो वो उनसे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथियों को नहीं बचा सकती। हमारे आर्क में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि सभी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अगर ऑक्सीजन की समस्या ना भी होती, फिर भी मैं आपके साथियों को नहीं बचा सकती थी, क्योंकि हर एक आर्क शिप को 400 लोगों के लिए ही बनाया गया है। हमारा आर्क शिप अब पूरी तरह से फुल है। अगर आर्क 1 के और लोग जहाँ आ जाएंगे तो पूरा का पूरा शिप क्रैश कर सकता है। सेरन कहती है कि हमने तुम्हारी सहायता की थी, इसलिए अब हम तुम्हारी शिप का यूज़ कर अपने लोगों को बचाना चाहेंगे। एवेलिन कहती है कि मैं आपको 24 घंटों का टाइम देती हूँ। इन 24 घंटों में तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। 24 घंटों के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। ये सुनकर लेन, एलिसिया और जेम्स अपने लोगों को बचाने के लिए आर्क 15 के शटल को लेकर आर्क 1 की तरफ चले जाते हैं। प्रोक्सिमा बी ग्रह ने आर्क 1 को काफ़ी डैमेज कर दिया था। उसे इतनी जल्दी ठीक कर पाना भी बहुत मुश्किल था। कितने लोग घायल हैं और कितने मरे हैं, इसकी भी कोई भी जानकारी नहीं थी। एवेलिन सेरन को अकेले में अपने साथ लेकर जाती है और बताती है कि जब तुम्हारा आर्क मिशन लॉन्च हुआ था तब उसके बाद कुछ ग्रहों की खोज हुई थी। असल में इनकी मंजिल प्रोक्सिमा बी नहीं बल्कि रूस 128 ग्रह था। सेरन कहती है कि अगर तुम हमें प्रोक्सिमा बी ग्रह के पास लेकर ना आती तो आज हमारा स्पेसशिप और हमारे लोग सही सलामत होते। एवेलिन इसका जवाब देती है। वो कहती है कि तुम्हारे आर्क शिप के साथ जो पहले दुर्घटना हुई थी, उसकी वजह से तुम्हारा रूस 128 ग्रह पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। मुझे किसी ग्रह पर जाने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए प्रोक्सिमा बी पर जाना और तुमको साथ में लेकर आना मैंने सही समझा। अब हमारा इरादा ट्रैप स्टडी 1 ग्रह पर जाने का है। वो रूस 128 से भी काफ़ी ज़्यादा पास है। अगले 8 महीनों के अंदर अंदर हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सेरन एवेलिन की बातों को अच्छे से सुन रही थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि सेरन को बस अपने स्पेसशिप की और अपने लोगों की फिक्र थी। वो आर्क 15 से ही अपने शिप आर्क 1 को देखने लग जाती है और कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन सेरन का आर्क 1 से कांटेक्ट हो नहीं पाता। इसी वजह से एवेलिन सेरन के पास आती है और कहती है कि शायद तुम्हारे शिप के बाकी लोग मर चुके हैं। बिलाब इसके बाद कहानी आर्क 1 के क्रू मेंबर्स के ऊपर जो अलग अलग सेक्शन में फंसे हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है। ये लोग अभी भी जिंदा थे। हम जहाँ फ्लिक्स को देखते हैं उसे होश आ चुका था
और होश में आने के तुरंत बाद वो अपने साथियों की मदद करने लग जाता है जो जख्मी हुए पड़े थे। फ्लिक्स सबसे पहले कैट नाम की एक लड़की को बचाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हुई पड़ी थी। कैट की गर्दन पर चोट आई थी, उसका काफ़ी खून भी बह चुका था। इसलिए फ्लिक्स कैट को उठाकर उसे मेडिकल रूम की तरफ ले जाने लग जाता है। मेडिकल रूम का बुरा हाल हुआ पड़ा था और जहाँ डॉक्टर सन भी नहीं थी, इसलिए फ्लिक्स कैट को बेड पर लटाकर डॉक्टर सन को ढूंढने लग जाता है। डॉक्टर सन के ऊपर लोहे की एक बहुत बड़ी चीज गिरी पड़ी थी। फ्लिक्स उस लोहे की चीज को हटाकर डॉक्टर सन को सीपीआर देकर उसे बचाने की कोशिश करने लग जाता है। खुशकिस्मती से डॉक्टर सन को होश तो आ जाता है, लेकिन वो अपने आप उठ भी पा नहीं रही थी। बिलाब इसके बाद हमें विलियम ट्रस्ट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कैट के पास आ पहुंचा था। विलियम ने ही इस पूरे आर्क प्रोजेक्ट को बनाया है। कैट विलियम को अपने दिल की बात बता देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विलियम कहता है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, तुम मेरे से प्यार कैसे कर सकती हो। कैट कहती है कि मैं पैसों की वजह से तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारे अंदर बुराई मौजूद थी, तुम एक अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। इतना कहने के बाद ही कैट की मौत हो जाती है। भैया आर्क 15 पर एवेलिन को दिखाया जाता है। एवेलिन अपने डॉक्टर से मिलने मेडिकल रूम में आई हुई थी। डॉक्टर मार्स एवेलिन की बेटी का इलाज कर रहा था। एवेलिन कहती है कि आर्क 1 से कुछ लोग जहां आएंगे तो मैं उनका इलाज करना होगा। डॉक्टर मार्स इसके लिए राजी था। वो कहता है कि उनका इलाज तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम अपनी बेटी से एक बार बात कर लो, हो सकता है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर उसे होश आ जाए। एवेलिन कहती है कि मैं उससे बात नहीं कर सकती, वो बस एक्सपेरिमेंट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये कहकर एवेलिन चली जाती है। एवेलिन की बेटी कैली ने अपनी मॉम की सारी बातें सुन ली थी। उसे अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही दूसरी तरफ लेन, जेम्स और एलिसिया अपने साथियों को बचाने के लिए आर्क 1 पर पहुंच गए थे। 28 लोगों की मौत हो चुकी थी। एंगस और डॉक्टर सन जो जख्मी हुए पड़े थे, उन्हें ये अपने साथ आर्क 15 पर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आर्क 1 पर इनका इलाज करना बहुत मुश्किल था। आर्क 15 पर इनका इलाज डॉक्टर मार्स करता है। एंगस का काफ़ी खून बह चुका था, उसे अब खून की जरूरत थी। अगर उसे खून ना दिया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसी वजह से डॉक्टर मार्स एवेलिन के पास जाकर ब्लड का एक्सेस मांगने लग जाता है। एवेलिन ब्लड का एक्सेस देने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये हमारे ब्लड की बर्बादी होगी, वो एंगस नाम का लड़का नहीं बच सकता। अगर तुमने सच में किसी को बचाना है तो डॉक्टर सन को बचा लेना, वो हमारे काम आ जाएगी, वो तुमसे ज़्यादा काबिल है। ये बात सुनकर डॉक्टर मार्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एवेलिन अपने अलावा किसी और इंसान की खास परवाह करती नहीं थी। डॉक्टर मार्स एलिसिया और सेरेन को एक सीक्रेट रूम में बुलाता है और कहता है कि आर्क 1 को रिपेयर किया जा सकता है। मेरी तरह जहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो एवेलिन से तंग आ चुके हैं। अब हम तुम्हारे साथ आर्क 1 में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ जहाँ लाए गए तुम्हारे 2 क्रू मेंबर्स का इलाज भी नहीं हो रहा। इलाज करने से मुझे एवेलिन ने मना कर दिया है। आर्क 1 में रहकर हम तुम्हारे साथियों का इलाज कर पाएंगे, वहाँ ब्लड बैंक भी मौजूद होगा। ये सुनकर सेरेन इनकी बात मान जाती है। वो कहती है कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो एवेलिन हमें पकड़ लेगी, इसलिए हमें दरवाजों को लॉक करना होगा ताकि हम सही सलामत आर्क 1 पर पहुंच सकें। एलिसिया की एक खास बात थी, वो किसी भी सिस्टम को हैक करने में बहुत काबिल है। एलिसिया आर्क 15 के सारे दरवाजों को हैक कर उन्हें लॉक कर देती है और फिर बाद में ये अपने साथियों को और आर्क 15 के कुछ लोगों को लेकर आर्क 1 में चले जाते हैं। इस बात से एवेलिन को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि आर्क 1 के लोगों के साथ आर्क 15 के कुछ लोग भी चले गए थे। वो जी भी समझ जाती है कि ये काम सेरेन का है। एवेलिन दरवाजों को अनलॉक करवा कर सबसे पहले सेरेन से कॉन्टैक्ट करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें दोस्त समझा था, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दिया है। आर्क 15 के जो लोग भी तुम्हारे साथ गए हैं, तुम्हें उन्हें वापस जहां भेजना होगा। सेरेन एवेलिन की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। एवेलिन ने अपनी बेटी के अंदर एक बॉम्ब इंस्टॉल कर रखा था और सेरेन जब उसे कोई जवाब नहीं देती तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एवेलिन बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि टाइम शुरू हो जाता है। और इससे आर्क 15 के शटल में बैठे हुए सभी लोग डर जाते हैं। एलिसिया कहती है कि हमें कैली को बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। डॉक्टर मार्स इसका इनकार करता है। वो कहता है कि मैं इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखकर सेरेन को मजबूर होकर एवेलिन से बात करनी पड़ती है। वो एवेलिन से कॉन्टैक्ट कर कहती है कि अगर तुमने बॉम्ब को डीएक्टिवेट नहीं किया तो हमारे साथ तुम्हारा आर्क शटल भी पूरा तबाह हो जाएगा। हमारा शटल अभी भी आर्क 15 के करीब है। ये सुनकर एवेलिन सेरेन की बात मान जाती है, क्योंकि इसमें उसकी खुद की जान भी जा सकती थी। एवेलिन बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देती है। Thank you, Evelyn. साथ ही वो ये भी कहती है कि मेरी बेटी को अब ट्रेपिस्ट D1 ग्रह पर मत लेकर आना, वो मेरे लिए मर चुकी है। ये कहकर वो अपने आर्क 15 के इंजन को स्टार्ट कर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए ट्रेपिस्ट D1 ग्रह की तरफ निकल जाती है।
और जो लोग शटल के अंदर मौजूद थे वो आर्क 1 में आ जाते हैं। आर्क 15 के कुछ क्रू मेंबर्स को देखकर जेम्स और लेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जेम्स सैरन को कहता है कि हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि ये एवलिन की एक चाल हो। सैरन को आर्क 15 के लोगों के ऊपर भरोसा था। वो कहती है कि ये हमारे आर्क 1 को ठीक करने में हमारी मदद करेंगे। इतने में ही इनके पास जहाँ विलियम ट्रस्ट आ जाता है। विलियम भी इनकी मदद करना चाहता था। वो कहता है कि ये शिप्स मेरी बनाई हुई हैं, इसी वजह से मैं इनके बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। सैरन को विलियम के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कहती है कि तुम हमारी सहायता तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास तुम पर नज़र रखने के लिए कुछ सीनियर क्रू मेंबर्स जरूर रहेंगे। विलियम इसके लिए राजी था। सैरन कहती है कि आर्क 1 के अलावा हमारी एक और भी समस्या है। वो कैली को सबके सामने लेकर आती है। विलियम जब कैली को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम इस कातिल को यहाँ क्यों लाए हो, इसने मेरी पत्नी को मार दिया था। विलियम काफ़ी गुस्सा कर रहा था, इसलिए सैरन उसे शांत करती है और कहती है कि इसने गलत तो किया है, लेकिन इससे बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। सैरन लैन को बोलकर कैली को मेडिकल रूम में भिजवा देती है। लैन को भी कैली के ऊपर कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वो कैली को मेडिकल रूम में ले जाकर उसे बांध देता है ताकि वो कहीं भाग ना सके। ये देखकर डॉक्टर मार्स लैन को ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि इसे मत बांधो। कैली की मॉम ने कैली के साथ बहुत बुरा किया है, उसके कहने पर ही कैली के अंदर मैंने बॉम्ब लगाया था। कैली को इलाज की ज़रूरत नहीं बल्कि मेरी ज़रूरत है। अगर मैं कैली के साथ रहूँगा तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कैली इनकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने उसके साथ सच में बहुत बुरा किया है। बेलाबेस के अगले सीन में हम एक मीटिंग को होता हुआ देखते हैं। ये मीटिंग इस बारे में थी कि आर्क 15 के लोगों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। सैरन ने इस मीटिंग में एवलिन की इंचार्ज को भी बुलाया था। फ्लेक्स एवलिन की इंचार्ज से कहता है कि तुम इतनी अच्छी शिप को छोड़कर जहाँ क्यों आए हो। अगर तुम लोगों को एवलिन इतनी ही बुरी लगती थी तो अभी तक तुम लोगों ने उसका साथ क्यों दिया था। एवलिन ने जब आर्क 3 पर हमला करवाया था तब तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं। कमेलिया कहती है कि एवलिन के फैसले अच्छे नहीं थे, उसे अपने अलावा किसी और इंसान की खास परवाह है ही नहीं थी। हम आर्क 15 के लोग तुमको नुकसान पहुँचाने जहाँ नहीं आए हैं। अगर हम शिप को नुकसान पहुँचाएंगे तो तुम्हारे साथ हम भी मारे जाएंगे। फ्लेक्स कहता है कि फिर कैली के आखिर हम क्या करें, उसने विलियम की पत्नी के अलावा आर्क 3 के लोगों को भी मारा है। एलिसिया कहती है कि उसे स्पेस में फेंक देना सही रहेगा। दरअसल एलिसिया कैली से कुछ ज़्यादा ही नफरत करती है। फ्लेक्स कहता है कि अगर हम कैली को हमारी शिप में रखेंगे तो हमारे सभी क्रू मेंबर्स की जान को भी खतरा हो सकता है। हमें एलिसिया की बात मानकर कैली को डीप स्पेस में फेंक देना चाहिए। ये सुनकर सैरन कहते हैं कि हम कैली को मौत की सज़ा नहीं देंगे बल्कि हम उसको एक बंद रूम में कैद कर रखेंगे, वो भी सबकी नज़र में। सैरन के फैसले से बाकी लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी सभी को सैरन की बात माननी पड़ती है। कैली को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। जिस रूम में कैली को बंद किया गया था उस रूम में एक छोटा सा छेद भी था। कैली उस छेद को ध्यान से देखने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि कैली इनको धोखा देकर कुछ करेगी। फिलहाल अब ये अपनी शिप को ठीक करने लग जाते हैं क्योंकि इन्होंने ट्रैपिस्ट बनडी प्लैनेट पर जाना है। आर्क 1 शिप बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी, इसलिए सैरन और विलियम शिप को ठीक करने के लिए स्पेस में जाकर शिप को बाहर से ठीक करने लग जाते हैं। विलियम अच्छे से ट्रेन नहीं था, इसलिए वो गलती से अपनी केबल को जिससे वो बंधा हुआ था उसे ही काट देता है। विलियम अब स्पेस की गहराइयों में जाने लगा था। सैरन विलियम को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उसको बचाने के लिए अपनी केबल को काट कर उसके पास जाती है और सैरन उसको जैसे तैसे कर बचा लेती है। बेलाबेस के बाद हमें एक मीटिंग और होते हुए दिखाई जाती है। दरअसल इनकी आर्क 1 शिप का FTL खराब हुआ पड़ा है, जिसे ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। ये बस उसी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। FTL फास्टर देन लाइट टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी स्पेस की लंबी दूरियों को जल्दी कवर करने में क्रू मेंबर्स की सहायता करती है, और अगर ये टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है तो स्पेसशिप का अपनी मंजिल तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर FTL खराब हुआ तो स्पेस का सफ़र रुक जाएगा। अब आर्क 1 के क्रू मेंबर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेन कहता है कि आर्क 3 पर हमला हुआ था, वो अभी भी वैसे ही स्पेस में पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई इंसान नहीं है। हम उसके FTL सिस्टम को यूज़ कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा है। ये आइडिया सभी को पसंद था। ईवा नाम की लड़की कहती है कि आर्क 1 को थोड़ा सा जंप देकर आर्क 3 तक पहुंचा जा सकता है, वो हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं है। डिस्कस करने के बाद ये सभी इंजन रूम में आ जाते हैं और आर्क 1 के थोड़े से फ्यूल को बर्न कर इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। आर्क 1 शिप अब आर्क 3 की तरफ जाने लगा था, जो कुछ दिनों का ही सफ़र था। और फिर जब आर्क 1 धीरे धीरे कर आर्क 3 के पास पहुंच जाता है तो आर्क 1 के क्रू मेंबर्स आर्क 3 को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि आर्क 3 के साथ एक शटल पहले से जुड़ा हुआ था।
मतलब कि इनके आने से पहले ही आर्क 3 पर कोई आ चुका है। ये कैमरे की सहायता से शटल के पास जूम कर उसे ध्यान से देखने लग जाते हैं। शटल पर EF लिखा हुआ था। जेम्स कहता है कि मैंने ऐसे शटल को पहले कभी नहीं देखा। सैरन कहती है कि शटल पर EF लिखा हुआ है। पृथ्वी को छोड़ने से पहले अगर कोई आर्क शिप्स का विरोध कर रहा था तो वो EF वाले थे। ईवा कहती है कि शायद वो भी हमारी तरह कुछ जरूरी सामान लेने आए होंगे। हो सकता है कि उनको किसी सामान की जरूरत हो। एलिसिया ने आर्क 3 के कैमरों को हैक कर लिया था। वो कहती है कि आर्क 3 के अंदर की मुझे कुछ वीडियोज मिली है, लेकिन अजीब बात यह है कि सभी लोग एक जगह पर खड़े हुए हैं, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे। इसके बाद हमें एक बार फिर से मीटिंग को होते हुए दिखाया जाता है। ये सभी आर्क 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस मीटिंग में एवलिन की इंचार्ज को भी बुलाया गया था। सैरन बता रही थी कि अगर हमने ट्रैपिस्ट 1D ग्रह पर जाना है तो हमें आर्क 3 के लोगों से कॉन्टैक्ट करना होगा। हमें उनसे FTL टेक्नोलॉजी लेनी होगी। जेम्स सैरन की इस बात का विरोध करता है। वो कहता है कि हम EF के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो वीडियो में एक जगह ही खड़े हुए हैं, वो खतरनाक हो सकते हैं। एवलिन की इंचार्ज भी सैरन की बात के विरोध में थी। वो कहती है कि EF वालों ने मेरे पिता को मारा था, उन पर भरोसा करना मुश्किल है। ईवा कहती है कि जैसे हम सर्वाइव करने में लगे हैं वैसे ही वो भी सर्वाइव करने के लिए ही आर्क 3 पर आए होंगे। उनसे कॉन्टैक्ट करना एक अच्छी बात हो सकती है। एवलिन की इंचार्ज कहती है कि हमें लड़ाई करने के लिए भी तैयार रहना होगा। सैरन कहती है कि हमने हमारे बहुत सारे लोगों को पहले ही खो दिया है। अगर हम इस बार भी लड़ाई करेंगे तो हम में से कुछ लोग और भी मारे जाएंगे। इसी वजह से अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। हम आर्क 3 पर जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम नुकसान किसी को नहीं पहुँचाएंगे। जैसे भी 3 अलग अलग टीम्स बनाकर आर्क 3 की तरफ चले जाते हैं। एंगस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आया हुआ था क्योंकि वो यहीं पर ही काम करता है, जहां आर्क 15 की एक मेंबर भी थी। इसका नाम लती है। लती एंगस को देखकर कहती है कि तुम कौन हो और तुम जहां क्या करने आए हो। एंगस कहता है कि जहां पर जो कुछ भी है वो मैंने उगाया था, मैं ही जहां पर काम करता था। ये सुनकर लती कहती है कि शायद इसी वजह से ही तुम्हारे बारे में जहाँ चर्चा होती रहती है। अब हम एक साथ मिलकर जहाँ काम करेंगे। वही इसके बाद हम सैरन और उसकी टीम को देखते हैं। ये आर्क 3 पर आ चुके थे। आर्क 3 में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। सैरन कहती है कि हमें एक साथ रहना होगा, जहाँ कुछ भी हो सकता है। ये धीरे धीरे कर सारे आर्क 3 शिप को देखने लग जाते हैं। आर्क 3 के हर एक सेक्शन में लोग मौजूद थे जो बस एक जगह पर ही खड़े हुए थे। इस एपिसोड को म्यूजियम ऑफ डेथ का नाम दिया गया है। सैरन एक एक इंसान को अच्छे से और ध्यान से देख रही थी। इन सभी में एक इंसान ऐसा भी था जो हिल रहा था, और फिर जब सैरन उसे देखने लग जाती है तो वो अपनी आंखें अचानक से खोल लेता है। अब इससे पहले कि सैरन कुछ कर पाती वो भाग कर कहीं छुप जाता है। ये देखकर सैरन अपने सभी साथियों को एक जगह इकट्ठा करती है और कहती है कि इन सभी लोगों में से एक आदमी ऐसा था जो हिल रहा था। उसने अपनी आंखें खोली थी और अब वो कहीं छुप गया है। इतने में ही इनको किसी चीज़ की आवाज़ आने लग जाती है, और फिर जब ईवा और सैरन आवाज़ का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर वही इंसान खड़ा हुआ था। ईवा जब उस आदमी को ध्यान से देखती है तो वो उसको अपनी गले से लगा लेती है। दरअसल ये आदमी ईवा का भाई था। इनका पीछा करते करते इनके पास जेम्स भी आ जाता है। जेम्स ईवा को उसके खुद के भाई से लग कर देता है। जेम्स कहता है कि ये EF वाले हैं, हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। ईवा का भाई कहता है कि मेरा EF के लोगों से कोई लेन देन नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, जहाँ पर मेरी पत्नी भी है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। सैरन कहती है कि ठीक है, तुम्हें अपनी पत्नी से हमें मिलवाना होगा। ईवा का भाई इनको एक जगह पर लेकर आ जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी अभी सोई हुई है, जब वो उठ जाएगी तब तुम उससे बात कर लेना। दरअसल ये मरी हुई थी। सैरन और बाकी के लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि ईवा की बाई की दिमाग की हालत खराब है। इसी वजह से सैरन उसको बेहोश कर उसे आर्क 1 में लेकर आ जाती है। ईवा के भाई को मेडिकल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। ईवा डॉक्टर मार्स को और डॉक्टर सन को बोल रही थी कि मेरे भाई को कैसे भी करके ठीक कर देना, उसकी दिमागी हालत खराब है। डॉक्टर सन कहती है कि हम तुम्हारे भाई को ठीक तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो सारी बात तुम पर आएगी। ईवा कहती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, मेरा भाई कुछ गलत नहीं करेगा। ये कहकर ईवा सैरन, विलियम और एलिसिया के पास आ जाती है। सैरन, विलियम और एलिसिया आर्क 3 को लेकर डिस्कस कर रहे थे। एलिसिया बता रही थी कि हमारे आर्क शिप का इंजन बहुत डैमेज हुआ पड़ा है। FTL सिस्टम को चेंज करने से अच्छा हम पूरे सेक्शन को ही चेंज कर देते हैं। आर्क 3 के सेक्शन को हमारी शिप के अगले हिस्से के साथ रिप्लेस करना सही रहेगा, हमको ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। ये आइडिया सभी को पसंद आ जाता है और सभी इसके लिए राजी थे, लेकिन ईवा खामोश हुई बैठी थी। इसलिए सैरन ईवा को कहती है कि तुम्हें थोड़ा वक्त तुम्हारे भाई के साथ बिताना चाहिए, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए ये अच्छा रहेगा। ये सुनकर ईवा अपने भाई के पास आ जाती है। ईवा के भाई को होश आ चुका था। ईवा पूछती है कि तुम आर्क 3 पर क्या कर रहे थे।
ईवा का भाई बताता है कि ईएफ के लोगों का शटल चुरा कर तुमको ढूंढने के लिए ही मैं आर्क 3 पर आया था, लेकिन तुम आर्क 3 पर नहीं थी। इसी वजह से मैं वहीं पर ही रुक कर तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा था। तुम शायद उस वक्त मिशन को कंप्लीट करने में लगी थी। तुमने मिशन को पूरा कर दिया होगा, इसलिए अब हम आर्क 3 पर चलते हैं। ईवा जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अब हमारा घर आर्क 3 नहीं बल्कि आर्क 1 है। ये सुनकर ईवा का भाई अपनी बहन पर गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है कि अगर तुम आर्क 3 पर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। वो ईवा की सच्चाई जोर जोर से बोलकर सबको बताने लग जाता है, लेकिन कोई भी ईवा के भाई की बात को समझ नहीं पाता क्योंकि वो सर्बियन लैंग्वेज में बोल रहा था। बस अगर कोई ईवा के भाई की बात को समझ पाता है तो वो येलेना होती है, क्योंकि येलेना को सर्बियन लैंग्वेज आती थी। और येलेना जब ईवा और उसके भाई की सारी बातें सुन लेती है तो इनकी बातें बताने के लिए वो सीधा फिलिक्स के पास आ जाती है। अब इससे पहले कि येलेना फिलिक्स को कुछ बता पाती, फिलिक्स उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया है तुम्हें वही करना चाहिए। तुम सिर्फ आर्क 15 के लोगों के ऊपर ध्यान रखो, और रही बात मेडिकल रूम की तो वो बातें मुझे मत बताया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू की बातें सुनता रहूं। इतना कहकर फिलिक्स इंजन रूम में चला जाता है, क्योंकि अब इन्होंने आर्क 1 के अगले हिस्से को आर्क 3 के सेक्शन के साथ रिप्लेस करना है। कमेलिया एवेलिन की इंचार्ज येलेना और फिलिक्स की बातें सुन रही थी। बिल अब कहानी इंजन रूम में शिफ्ट कर दी जाती है। ये अब आर्क 1 के अगले सेक्शन को आर्क 3 से रिप्लेस करने में लग चुके थे। लेन और जेम्स आर्क 3 में होते हैं। ये आर्क 3 के अगले हिस्से को अलग करने में लगे हुए थे। हमें ईवा का भाई भी दिखाया जाता है। वो स्पेस सूट पहनकर आर्क 1 से बाहर चला गया था। इसकी जानकारी जल्द ही ईवा को भी मिल जाती है और इसलिए अपने भाई को बचाने के लिए स्पेस सूट पहनकर वो भी आर्क 1 से बाहर चली जाती है। आर्क 1 का अगला हिस्सा अब अलग कर दिया गया था, लेकिन वो थोड़ी ही दूर जाने के बाद विस्फोट होना शुरू हो जाता है। इस समय ईवा और उसका भाई ये दोनों भी आर्क शिप से बाहर थे। आर्क 1 का अगला हिस्सा जो विस्फोट हो रहा था उसके टुकड़े ईवा के भाई से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ईवा का भाई डीप स्पेस में चला जाता है। ये देखकर ईवा रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसका भाई डीप स्पेस में चला गया। वही दूसरी तरफ हम आर्क 15 के 2 मेंबर कमेलिया और लत्ती को एक साथ देखते हैं। कमेलिया लत्ती से बात करने आई थी और वो बोल रही थी कि तुम्हें लेफ्टिनेंट के बारे में कुछ पता चल पाया है या नहीं। लत्ती कहती है कि अभी तक मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। मैं इस काम को पूरा करने में लगी हुई हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। मतलब कि ये आर्क 15 वाले लोग जहाँ किसी खास मकसद के लिए ही आए हैं। हो सकता है कि इन्होंने एवलिन के कहने पर ही ये सब किया हो। फिलहाल इनकी असलियत क्या है वो हमें आने वाली वीडियोज़ में ही पता चल पाएगी। वही दूसरी तरफ अब आर्क 3 का अगला सेक्शन आर्क 1 से अटैच कर दिया गया था, यानी कि अब ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। ये अब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वही एपिसोड के लास्ट में हमें ईवा दिखाई जाती है। ईवा कंप्यूटर के अंदर से अपनी कुछ फाइल्स ढूंढ रही थी, जहाँ जेम्स भी आ जाता है, क्योंकि उसे ईवा की फिक्र थी। वो ईवा से प्यार करता है। ईवा जेम्स को कहकर उसे वापस जाने के लिए बोल देती है। वो कहती है कि अब मैं कुछ समय अकेले में बिताना चाहती हूँ, मुझे कुछ समय अकेले में रहने दो। ये सुनकर जेम्स उसे अकेला छोड़ देता है। वो वापस चला जाता है। इसके बाद ईवा कंप्यूटर के अंदर से अपनी एक फाइल को ओपन करती है। ईवा के ऊपर 6 केस दर्ज थे। किसी को इसके बारे में ना पता चले, इसलिए ईवा उस फाइल को डिलीट कर देती है। मतलब कि ईवा अपने लोगों से कुछ छुपा रही है। बिल अब आगे क्या होगा ये जानेंगे आने वाले एपिसोड में।